हेलो बेटा। आज हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर पूरा फुल वन शॉट एक ही वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा, यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि तुमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एक डेफिनेशन लिखने को आ सकती है। देखो इसमें लिखना कैसे है। इसमें लिखना ऐसे है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तुमको कैसे लिखना है बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as a product of prime। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लिया, कोई भी एक कंपोजिट नंबर में कौन सा ले लूं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 24 मान लो ले लिया, तो 24 को आप क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। तो 24 को तुम लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे आप इसका, 12 2 6 2 3, it means you can write it as 2 into 2 into 2 into 3। इसका मतलब 3 बार 2 1 बार 3, तुमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 24 नंबर के लिए सिर्फ यही फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ये फैक्टराइजेशन किसी और नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब 4 बार 2 और 1 बार 3 मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो 24 ही आने वाला है और कुछ नहीं आएगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर तुमने पहले 3 लिख दिया, मान लो तुमने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गॉट इट बेटा। तो ये डेफिनेशन तुम लोग याद कर लेना, ये पीडीएफ मैं अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो आप लोग ये पूरा पीडीएफ देख सकते हो और इसको लर्न कर लेना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट लिखने को। अब देखो, एक इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि आप पहले क्या काम करोगे, पहले तो आप 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जैसे हम लोग करते हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, करते चले जाओ बेटा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अब ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। नाउ what you will see, you can write 196 as a 2 to the power 2 into 7 to the power 2। what does it mean? आपका एक्सपोनेंट देखो यहाँ पर कौन कौन सा आ रहा है। एक्सपोनेंट एक तो आ रहा है तुम्हारा 2, 2 की पावर 2, और एक आ रहा है 7 की पावर 2। तो टोटल एक्सपोनेंट तुम्हारे पास कितने हो गए अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 4। गॉट इट। तो योर आंसर इज व्हाट आर द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो ये तुम्हारा क्या आंसर आ गया, 4। अब देखो इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो। एचसीएफ और एलसीएम निकालो। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एक यूक्लिड डिवीजन लेमा आता था, उसको स्किप कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो अब हम लोगों के पास में एक ही मेथड बचता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमको करना क्या होता है, जैसे मान लो हमको कोई भी एक नंबर गिवन दे दिया गया, हम उस नंबर का, जैसे अभी हमने ऊपर किया ना 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ही हम किसी भी नंबर का जो भी हमको गिवन होगा, 2 या 3 नंबर, हम उन सब का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम ये देखेंगे व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे नीचे लिखा था, दीज आर द फैक्टर्स। तो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को हम लेंगे और कॉमन फैक्टर्स की कौन सी पावर लेने वाले हैं, लोएस्ट पावर। कौन सी पावर लेने वाले हैं बेटा, लोएस्ट पावर। उसके बाद ऐसा अगर हम लेकर के सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। और अगर मैंने कॉमन फैक्टर के बजाय सारे फैक्टर ले लिए, मैंने क्या ले लिया, सारे फैक्टर ले लिए, और सभी फैक्टर की मैंने हाईएस्ट हाईएस्ट पावर सेलेक्ट कर ली, और सभी फैक्टर की मैंने
हाईएस्ट पावर ले ली तो मैं उसको सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, एलसीएम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमको ये नंबर दिया कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो 144, 180 और 192 का। अभी अभी क्या बात हुई हम लोगों की कि हम जितने भी नंबर गिवन होंगे हम सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहां भी सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे करने आता है हमको। 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 से करते जाओ बेटा। 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। ये मत सोचना कि 9 आ गया छोड़ देते हैं, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब आप 144 को क्या लिख सकते हो? यू विल राइट 144 एज, देखो फैक्टर लिखना और पावर के फॉर्मेट में लिखना, एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगी एचसीएफ एलसीएम निकालते समय। अब 144 में आप 2 की पावर क्या लिख रहे हो बेटा? 4। 2 4 टाइम आ गया ना, 2 4 टाइम आ गया। 3 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। बहुत आसान है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, 144 का निकाल लिया तुमने। अब तुम्हारे पास बचा 180। 180 का भी वही प्रोसीजर स्टार्ट कर दो, 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 9 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से कर लो, 3 1 जा 3, फिर 3 से कर लो, 3 5 जा 15। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। अब देखो, अब अगर 180 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, तो 180 का तुमने क्या लिखा? 180 का तुमने लिखा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। देखो बेटा, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। अब ध्यान से देखो, 144 कर लिया, 180 कर लिया, अब 192 का कर लेते हैं। 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। अब ध्यान से देखो बेटा कितना बना यहाँ पर तुम्हारा। 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हारा हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1। अब बड़े ध्यान से देखना, अब बड़े ध्यान से देखना इधर। अगर तुमको निकालना है एचसीएफ, अगर तुमको निकालना है बेटा एचसीएफ, तो अभी अपनी बात क्या हुई थी? अपनी बात ये हुई थी कि हम लोग क्या लेने वाले हैं? कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं बेटा? कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। अब ध्यान से देखो, कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर? देखो, अब सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो। 2 तुमको यहाँ पर दिखाई देता है, 2 यहाँ पे दिखता है, 2 इसमें भी दिखता है, 2 इसमें भी दिखता है। देखो तीनों में होना चाहिए, किसी दो में देख के मत डिसाइड कर लेना, तीनों में होना चाहिए। तीनों में तुमको 2 दिखता है, तो एक फैक्टर तो तुम यहाँ पर लिख दो एचसीएफ का 2। अब हाथ के हाथ सेलेक्ट भी कर लो कि उसकी लोएस्ट पावर क्या है। तो 2 की एक पावर 4 है, एक पावर 2 है, एक पावर 6 है। लोएस्ट इज व्हाट? इट इज 2। तो 2 की पावर 2, ये वाली पावर मैंने कंसिडर कर ली बिकॉज इट इज द लोएस्ट पावर। अब अगला नंबर, अब तुम ध्यान से देखो, अगला नंबर तुमको क्या दिख रहा है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। देखो बेटा, अगर किसी दो में होता ना 3 तो मैं कंसिडर नहीं करती इसको, तीनों में होना चाहिए था। अब इसके बाद यहां पर हम एक और फैक्टर लिख देंगे 3, मल्टीप्लाई करना है सभी को, ऐड मत कर दीजिएगा। अब 3 की लोएस्ट पावर आप देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है बेटा? 1 है। तो 3 की लोएस्ट पावर इज 1। 5 तो कॉमन है ही नहीं, तो 5 को हम लेंगे ही नहीं। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? 4 इंटू 3 इट इज 12। तो तुमको पता चल गया कि तुम्हारा एचसीएफ 12 आने वाला है।
अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए अपनी बात क्या हुई थी, एक बार वापस बैक जाके देखते हैं। एलसीएम के लिए हमने क्या डिसाइड किया था? एलसीएम के लिए डिसाइड किया था हमने ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर, याद रखना ये, ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। अब यहां ध्यान से देखो, एलसीएम के लिए मुझे चाहिए ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। अब ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर में कैसे लिखूं? तो एक फैक्टर तो इसका है 2, एक फैक्टर है 3, जितने भी तुमको दिखाई दे रहे हैं फैक्टर सारे लिख देने हमको, बट रिपीट मत लिख देना। 2 लिख चुके, 3 लिख चुके, 5 नहीं लिखा, 5 लिख देते हैं, 2 लिख चुके, 3 लिख चुके, और कुछ बचा नहीं। अब इनकी हाईएस्ट पावर देख लो। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 6। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 टू द पावर 6 तुमको पता है 64 होता है। 64 इंटू 9 इंटू 5। अब हम लोग ये एक बार कर लेते हैं। 64 इंटू 45 देख लेते हैं ये कितना आ गया हमारा। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। 64 इंटू 9 5 जा 45। तो बेटा ये तुमको कितना मिल गया? 2880। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे नंबर टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, मतलब मुझे कांस्टेंट नहीं गिवन है कि जैसे इस तरीके से नंबर नहीं गिवन है 144 180 192, इनका आप एचसीएफ या एलसीएम निकालो। मुझे किस तरीके से नंबर दे दिया गया, मुझे इस तरीके से नंबर दे दिया गया कि देयर इज एन इंटीजर p, देयर इज एन इंटीजर q, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज हाउ p can be expressed as a to the power 2 b to the power 4 and q can be expressed as a to the power 3 b to the power 2। मतलब एक तरीके से सोचो ना तो ये तुमको इजी करके दे दिया है। कैसे ये इजी करके दे दिया है? क्योंकि तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन का काम खत्म हो गया। अब तुमको दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन बैठ करके नहीं करना, इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके तुमको आंसर दे दिया है। अब ध्यान से देखो, बहुत इजी हो गया अब ये क्वेश्चन मेरे लिए। मैं p लिखूंगी व्हाट नंबर a स्क्वायर b4, जो हम लोग यहां लिख रहे थे ना वही नंबर अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे डायरेक्ट। नाउ q इज व्हाट? q इज a3b2। अब ध्यान से देखो HCF कैसे निकालते हैं। HCF के लिए कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है मुझे a एंड b। HCF के लिए हम लोग कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इट इज a एंड b। अब मैं a की लोएस्ट पावर देखूंगी, लोएस्ट, लोएस्ट इज व्हाट? 2। b की लोएस्ट पावर देखूंगी, b की लोएस्ट पावर कितनी है बेटा? 2। देखो यहां दिख रहा है ना ये 2 और ये 2। अब एलसीएम के लिए क्या लेना है? ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर ए और बी, ए और बी के अलावा और तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो ए और बी और हाईएस्ट फैक्टर उठा लो यहां से। हाईएस्ट फैक्टर हो जाएगा ए की 3 बी की 4। ये आ गया तुम्हारा आंसर। सो इजी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पर बेस्ड तुम्हारे पास में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जैसे मान लो तुमको कोई दो नंबर दे दिया गया, जैसे मैंने तुमको कोई सा भी एक नंबर दे दिया, मैंने तुमको दिया 16 एंड 32। मैंने तुमसे बोला बेटा एक काम करो इसका HCF निकालो। अब HCF तुमने निकाल के दिया मुझे 40, मान लो, मैं जस्ट एक अजम्पशन कर रही हूँ कि तुमने मुझे निकाल के दिया HCF 40। मैं तुमको क्या बात बोलूंगी कि HCF जो है 40 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब 40 की तो बात छोड़ दो, HCF 20 भी नहीं हो सकता, 20 भी पॉसिबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि 16 जो लोएस्ट नंबर है उससे बड़ा तो HCF हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमेशा दिमाग में रखना कि जो भी लोएस्ट नंबर है उससे बड़ा कहीं तुम गलती से HCF तो नहीं निकाल रहे। तो ये गलती उसी समय पता चल जाएगी। LCM ऑफ गिवन नंबर, मतलब अब तुम मान लो 16 और 32 का LCM निकाल रहे हो और तुम मुझे आंसर दे रहे हो 10। इट इज नॉट पॉसिबल। 10 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 और 32 का एलसीएम 16 से छोटा नहीं आ सकता। ये 32 से क्या तो बड़ा आएगा, या तो 32 हो सकता है, 32 और 16 के बीच में भी नहीं हो सकता। 32 और 16 के बीच में भी नहीं हो सकता। तुम बोलोगे 20 हो सकता है क्या? 20 भी नहीं हो सकता। 16 और 32 में जो बड़ा नंबर है 32, उससे क्या तो बड़ा होगा, या तो 32 के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, HCF of given number is always a factor of LCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मान लो मैंने तुमको कोई सा भी दो नंबर दिया, कोई सा भी दो नंबर मैंने तुमको दिया 16 और 32, और मैं तुमसे क्या बोल रही हूं कि इन दोनों का एलसीएम 32 है, और मैं तुमसे बोल रही हूं इन दोनों का HCF 16 है। मैंने ये बात तुमसे बोली। अब मैं बोल रही हूँ कि क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? इसको चेक करो। अब तुम ये बात अपने मन में डिसाइड करो। अब मान लो तुमको ये पता नहीं होता कि ये दोनों नंबर कौन से हैं। मुझे पता नहीं, कोई दो नंबर है, उनका एलसीएम 32 है, उनका HCF 16 है। जो भी एलसीएम होता है, जो भी एलसीएम होता है, वो हमेशा HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अपने दिमाग में ये सेट रखना। जो भी एलसीएम होता है वो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो तुमने HCF और LCM गलत निकाला है। अब ध्यान से देखो, 16 को 32 से डिवाइड करके देख लो, 16 2 32 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब सही है ये बात। गॉट इट बेटा? HCF, अगला देखो, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो आपस में एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, या कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में वो दोनों नंबर आते हो, तो हम उसको बोल देंगे को प्राइम नंबर। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ले लिया 6, और मैं ले लू 14। नहीं, 14 तो हो जाएगा। 6 और क्या लिया जा सकता है? 12 13 14 16 भी हो जाएगा। 19 18 20 21 22, चलो मैं 22 भी हो जाएगा। 24 25 ले लेती हूँ। देखो, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 6 भी आता हो, 25 भी आता हो। 25 आएगा 5 की टेबल में, 1 की टेबल में, और 25 की टेबल में। 6 आएगा 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 2 की टेबल में। अब तुम बोलोगे मैं 1 तो बोल रही हूँ, 1 तो बोल रही हूँ, मैं 1 तो दोनों में बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर को प्राइम नंबर है जो 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते, तो उनका HCF ऑलवेज क्या हो जाता है? 1। समझ में आई बात बेटा? एलसीएम ऑफ टू और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। यही नंबर ले लो ना, 6 और 25। 6 और 25 तुमको पता है को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर का HCF तो 1 आएगा, एलसीएम क्या आना चाहिए? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, 6 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, यही इनका एलसीएम है, प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है। 25 6 जा कितना होता है? 150। गॉट इट बेटा? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि MCQ में आती रहती हैं, तो इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब एक
फॉर्मूला है, एक तरीके से वेरिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई भी मैंने तुमको दो नंबर दे दिया ए एंड बी, कोई भी मैंने तुमको दो नंबर दे दिया ए एंड बी, और मैं तुमसे बोलूं बेटा इसका एचसीएफ निकालो, बेटा इसका एलसीएम निकालो, आप उसका एचसीएफ भी निकाल लिए, आप उसका एलसीएम भी निकाल लिए। अब ये जो दो नंबर है ना, अगर तुमने इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट कर दिया जिनका कि तुमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, और जो तुमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है तुमने उनको भी प्रोडक्ट कर दिया, तो बेटा 100% दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वल ही आने वाली है। ये एक तरीके से एचसीएफ एलसीएम और दो नंबरों के प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन होता है। बट ये सिर्फ, ये याद रखना, ये याद रखना कि ये सिर्फ दो नंबरों के लिए पॉसिबल है। तुम अगर थ्री नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे और बोलोगे कि अच्छा ए बी सी का तो प्रोडक्ट ये आया नहीं, तो वो नहीं पॉसिबल है। अब नाउ देखो, अब हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, एक नंबर है गिवन एचसीएफ दिस, ऐसे जो ब्रैकेट में करके लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो दो नंबर है इनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 40। तो दो नंबर मेरे क्या है 2520 एंड 6600, एंड द एचसीएफ इज 40 and the LCM is 252 into K। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, 252 into K कर दिया। तो अब यहां पर मैं एक बार के लिए लिख लेती हूं कि मेरे दोनों नंबर्स क्या क्या हैं। नंबर्स है मेरे 2520 6600, एचसीएफ है मेरा 40, एलसीएम है 252 इंटू के, और मुझसे बोला जा रहा है के की वैल्यू निकालो। हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, वेरिफिकेशन वाला। अब देखो वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या मिलता है हमको, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दो इधर, 2520 इंटू 6600 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 252 इंटू के। ये एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देती हूँ, 252 से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा 10, 4 में यहाँ पर 2 2 जा 4, 33, 2 से कैंसिल कर दो 5, तो के तुमको कितना मिल गया बेटा 33 इंटू 5, ये हो गया 165। यस बेटा, गॉट इट, ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो, अब कुछ प्रूफिंग के क्वेश्चन आते हैं, प्रूफिंग के। अब प्रूफिंग के क्वेश्चन में तुमसे ये बोलेंगे कि ये नंबर है तुम्हारे सामने, इस नंबर को प्रूव कर दो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो पहले एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करो कि कंपोजिट नंबर बोलते किसको थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था अभी हमने एकदम स्टार्टिंग में। कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि हम इस नंबर को, ये जो भी नंबर यहाँ पर गिवन है, हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे हम इसको लिखेंगे। इसमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसको कि हम कॉमन ले सकते हैं, हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान में रखना, कोई एक नंबर कॉमन जरूर आ रहा होगा। अब देखो इस प्लस के इधर 11 इंटू 3 और प्लस के इधर 5 इंटू 11 इंटू 17 में से कॉमन तुमको क्या दिख रहा है 11। कॉमन क्या दिख रहा है बेटा 11 दिख रहा है, समझ में आई बात। कॉमन तुमको 11 दिख रहा है, 11 को कॉमन ले लो। अब 11 को दोनों साइड से कैंसिल कर दो, वहां पर 1 बचा है एक्चुअल में, लेकिन मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अब बचा 5 इंटू 17, 5 इंटू 17 प्लस 3। ध्यान से देखना, 17 इंटू 5 85 हो गया, 85 प्लस 3 हो गया 11 हो गया, ये हो गया 11 इंटू 88। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को, ये जो भी नंबर आता, पता नहीं क्या आता, बट जो भी नंबर आता, इस नंबर का दो फैक्टर तो 100% मुझे मालूम है 11 और 88।
बाकी ये नंबर खुद तो होता ही, 1 तो होता ही, ये और होते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 has two factors 11 and 88, जो कि हम श्योर हैं, अदर देन 1 and नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा ये दो फैक्टर हैं, तो इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन देखो बोर्ड में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी सेट में आया है। सिमिलरली एक और प्रूफिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एकदम। प्रूव दैट 6 to the power n, 6 to the power n never end with digit 0 where n is a natural number। अब देखो, अब क्वेश्चन में तुमको क्या दे सकता है, यहाँ 6 के बजाय तुमको 12 दे देगा, 4 दे देगा, कुछ 5 दे देगा, कुछ भी नंबर दे देगा। आपको वरिड नहीं होना है, आपको सिंपल काम यहाँ पे क्या करना है, आपको 6 to the power n को फैक्टराइज कर देना है। 6 को फैक्टराइज कर दो। 6 को कैसे फैक्टराइज करोगे? 2 into 3 to the power n। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता है हम लोगों को, n को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, 2 to the power n into 3 to the power n। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, 6 के तुमने 2 फैक्टर निकाले, 2 और 3। अब जीरो आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना जरूरी है। अब यहां हम लिखेंगे वी नो दैट a number ends with digit 0 if it has 2 and 5 as a, एक मिनट में इसको जरा ठीक से लिख दूं, it has 2 and 5 as a factor। मतलब 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 into 5 ही तो 10 होता है, बट यहां तो हमको 2 मिल रहा है, 5 तो है नहीं। बट 6 to the power n does not have 5 as a factor, therefore it will never end with digit 0। आई होप बात समझ में आ गई बेटा तुम लोगों को? वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अब तुमको बोला जा रहा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एकदम सिंपल काम करते हैं। हम लोग ये बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। हम ये बोलेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम ये बात बोलेंगे कि तुम मान लो कि √5 रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है तो इस बात का मतलब क्या हो गया, हम इसको रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 इज इक्वल्स टू p/q, वेयर, यहां ये बगल में लिखना जरूरी है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। बेसिकली हम लोग यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये प्रूफ करना चाहेंगे इसको कि p और q को प्राइम है। मतलब ये कभी ना कभी कैंसिल होकर के एक प्राइम नंबर देते फैक्टर के फॉर्मेट में, जो हमको नहीं मिलेगा कि p और q का हमेशा एक फैक्टर आ जाएगा। p एंड q आर को प्राइम वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q को 0 भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ ज्यादा तुमको करना नहीं है, q को बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, q √5 इज इक्वल्स टू p, ना दोनों साइड स्क्वायर कर दो,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तुमको यहाँ पर 5q² मिल जाएगा, यहाँ पर p² मिल जाएगा। अब सिंपली बोल दो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p², तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। अच्छा, जो चीज p² का फैक्टर होगी वो चीज p का भी फैक्टर होगी, तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। अब अगर p का फैक्टर 5 है तो तुम p को लिख सकते हो 5 इंटू एनी नंबर, तुमने 5 इंटू ए लिख दिया। अब फिर से स्क्वायरिंग कर लो, फिर से दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर लो। p इज इक्वल्स टू 5a में स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से कर लो। अब ये p² हो गया, ये 25a² हो गया। अब तुम क्या काम करो, जो तुमने p² की जगह 5q² लिखा था ना, उसको तुम बना दो इक्वेशन 1, और यहां से p² की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ q² यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो, अब ये हो गया 5q² इज इक्वल्स टू 25a²। अब 5 से 25 कैंसिल हो गया तुम्हारा, अब बच गया q² इज इक्वल्स टू 5a²। देखो ऐसी ही चीज बच गई ना। अब तुम बोलोगे कि देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q², और जो चीज q² का फैक्टर है वो q का भी फैक्टर है, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब 5 तुम्हारा q का भी फैक्टर आ गया, और 5 तुम्हारा p का भी फैक्टर आ गया। देयरफॉर 5 is a factor of both p and q. It contradict our assumption. It contradict our assumption. Contradict our assumption that p and q are co-prime। हमने स्टार्टिंग में माना था ना कि p and q co-prime है। Therefore, √5 is सॉरी रेशनल नहीं है, इरेशनल है। √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन तुमको ऐसा दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन में तुमको क्या दे देंगे, अभी तुमने क्या प्रूफ किया, √5 इज एन इरेशनल नंबर, और ये क्या तुमको दिखाई दे रहा है, बाइनोमियल टर्म, प्लस माइनस आ गया बीच में। तो इसमें तुमको ये दे देंगे कि √3 इरेशनल है, ये पहले वाले से ज्यादा आसान है। इसमें भी हम लोग यही चीज अज्यूम करेंगे, लेट 5 माइनस 2 √3 इज अ रेशनल नंबर। हम यहाँ पर 5 माइनस 2 √3 को p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख भी देंगे। देयरफॉर 5 माइनस 2 √3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, बट वहां हमने को प्राइम लिया था, यहाँ इंटीजर ले लेना, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पर इंटीजर लेंगे बाइनोमियल वाले में। अब तुम सिंपल काम क्या करो, 5 को उधर शिफ्ट कर दो, -2 √3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू -5 हो गया। इसको जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो। q p -5q इज इक्वल्स टू -2 √3। अब एक काम करो, -2 को भी इधर भेज दो, तो -2 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल्स टू p -5q अपॉन -2q। अब यहाँ पर हमको एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि मुझे पता है कि p और q इंटीजर हैं, 5 और 2 तो वैसे ही इंटीजर हैं, देयरफॉर p -5q अपॉन -2q इज एन इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में तो हो ही सकता है ना, ये नंबर 2q हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए, और इंटीजर की जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। बट √3 इज
इरेशनल, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन था कि √3 इरेशनल है। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, therefore 5 minus 2 √3 is an irrational number। आई होप बात समझ में आ गई बेटा तुम लोगों को। अब एक दो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं। इससे वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 3 बेल हैं, वो पहली बेल 9 मिनट में, दूसरी 12 मिनट में, तीसरी 15 मिनट में, इस तरीके से ये टॉल कर रहे हैं। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, टॉल कर रहे हैं, बज रहे हैं। पहली बेल हर 9-9 मिनट पे बजती है, दूसरी बेल हर 12-12 मिनट पे बजती है, तीसरी बेल हर 15-15 मिनट पे बजती है। अगर ये एक साथ पहली बार बज गए तो दूसरी बार ये एक साथ कब बजेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दूसरी बार जब भी बजेंगे, इतना तो दिमाग में अज्यूम कर सकते हैं हम लोग कि 15 मिनट से तो यार ज्यादा ही टाइम लगेगा। 15 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लगने वाला है, मैक्सिमम से अगर ज्यादा लगने वाला है, तो वो एलसीएम ही है। मतलब तुम क्या काम करो, तुम 9, 12 और 15 का एलसीएम ले लो। यहाँ पर एलसीएम ऐसा नहीं कि पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके करना है, हम लोग नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 15, 3 5 जा, अब और तो ये होगा नहीं, तो 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इट विल बी 180। अब ये 180 क्या आया, ये मिनट आया, तो 180 मिनट लिख देंगे। It means they will start tolling together after 180 मिनट और 3 आवर। 3 आवर भी आप लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोटिस करना तुम लोग, ये हम लोग 9, 12 और 15 मिनट का एलसीएम निकाल रहे थे, तो मैंने आंसर मिनट में ही लिखा ना, मिनट में ही लिखा, और तो कुछ लिख नहीं दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में देखना क्या प्रॉब्लम आएगी। In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108। मतलब ये जो 60 है, ये 84 है, ये 108 है, ये क्या चीज है, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। किसके, एक हिंदी का है, एक इंग्लिश का है, एक मैथ्स का है। अब फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमको क्या निकालना है, रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं निकालना है। बात समझ पा रहे हो। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सिटेड, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि एक रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को बैठाना है वो हम निकालेंगे, और वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो एक रूम में आप 108 से ज्यादा को तो बैठा नहीं दोगे ना, ज्यादा से ज्यादा 60 को बैठा सकते हो। तो इसका मतलब आप एचसीएफ निकालोगे 60 का, 84 का, 108 का, जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन वाला। 60 का निकाल देते हैं, 3 5, मतलब 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 हो गया। 84 का निकाल लो, 2 2 जा 1, 3 7 जा, 84 का हो गया 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। 108 का भी निकाल लो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 9 जा 3 3 जा। इसका मतलब इसका हो गया 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3। अब देखो कॉमन फैक्टर तो तुमको उसमें दिख रहा है, एक तो 2 है, और 2 की लोएस्ट पावर तुम्हारी 2 ही है, और एक फैक्टर तुमको 3 दिख रहा है, 3 की लोएस्ट पावर 1 है, तो यही तुम्हारा एचसीएफ हो गया। 4 इंटू 3 12। ये 12 क्या आया है, 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आए हैं जो कि एक रूम में बैठा सकते हैं। बट हमको यहाँ पर पूछ क्या रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इन तीनों को पहले तो ऐड कर देंगे कि टोटल कितने पार्टिसिपेंट है, क्योंकि एक कमरे में हम लोग 12 पार्टिसिपेंट को बैठाने वाले हैं। तो 60, 84 और 108 को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकाल लो।
252, therefore minimum number of rooms required 252 by 12, it is 21 rooms. ये तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया बेटा। अब देखो, अब इस तरीके का क्वेश्चन तुमको आ सकता है कि कोई नंबर है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर तुमको निकालना है x, उसको x मान लो, उसको जब आप 72, 90, 150 से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा अगर उसमें तुमने 20 ऐड कर दिया तो। मतलब x प्लस 20 को अगर तुमने 72 से डिवाइड किया हो जाएगा, 90 से डिवाइड किया हो जाएगा, 150 से डिवाइड किया हो जाएगा, और ये स्मॉलेस्ट है मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले 72, 90 और 150 इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं कि इनका एलसीएम आना क्या चाहिए। तो एलसीएम 72, 90 और 150 का आप निकाल लो। हम्म 3 से एक बार कर लेते हैं। 3 से 25 जाएगा नहीं, 5 से कर लो, 5 4 जा 20, 20 और 10 200, 200 और 9 1800। इसका मतलब 72, 90 और 50 का एलसीएम तुम्हारा आ गया है 1800। अब ये वाला नंबर क्या है, ये वाला x प्लस 20 तुम्हारा 1800 आया है, देन व्हाट विल बी द x, 1800 में से 20 माइनस कर दो, इट इज व्हाट 1780। दिस इज योर आंसर। बात समझ गए बेटा। अब ऐसा एक क्वेश्चन तुमको लार्जेस्ट नंबर में भी आ सकता है। देखो डिफरेंस कैसे पता चलता है, यहाँ पर डिवाइड्स होगा और एलसीएम वाले में डिविजिबल बाय होगा। अब देखो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, 245 और 1029 से जो जो 245 और 109 सॉरी 1029 को डिवाइड कर दे, विच डिवाइड्स दीज नंबर। तो x एक ऐसा नंबर होगा जो कि 245 को और 1029 दोनों को डिवाइड कर दे बाय लीविंग रिमाइंडर, बाय लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब पूरा पूरा तो डिवाइड हो नहीं रहा, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो एचसीएफ किसका निकालना है, इसमें से 5 माइनस कर दो, इसमें से 5 माइनस कर दो, ये बचेगा 1025, नहीं 1025 नहीं 1024, और ये बचेगा 240। अब 1024 240 का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। 240 का तुम निकाल लो। हम्म ये तुम्हारा आ गया 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। अब 1024 का भी निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 2 8 जा 16 ना, 2 6 जा 12, ये 2 की ही पावर आ रही है बहुत बड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन्स 1024 इज 2 to the power 10। अब ध्यान से देखो, अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, 2 to the power 4 और 2 to the power 10 में लोएस्ट पावर क्या हो गई, 2 to the power 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, इट विल बी 16। आई होप रियल नंबर आपको समझ में आया। थैंक यू बेटा।